अभी अनौपचारिक बातचीत में मैं रेफ़र कर रहा था कि करीब 2000 विद्यालय ऐसे हैं जिनके बाहर प्रदर्शन वगैरह हुए, कुछ जगह पे ताले लगाए गए, शिक्षक भी, वहाँ के विद्यार्थी भी और बाहर के गांव के कुछ लोग भी, अभिभावक, बड़ी संख्या में नहीं लेकिन 20, 50, 100 कहीं पे ऐसे छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई इसके विरोध में। पहली बार ये विवाद छिड़ा था 1970-71 में और उसको लेके 1973 में उसके लगभग 2-2.5 साल की तैयारी के बाद बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी शिक्षकों की 1973 में, जिसको आज भी बहुत से लोग, हम भी स्वयं जो उस अध्यापक आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, अब तक की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई अध्यापकों की मानते हैं। वो भी उसके केंद्र में भी तबादला नीति थी। तब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बाकायदा इस मकसद से डिक्लेयर करके मंचों से कि अध्यापकों की मरोड़ और सड़कों के मोड़ ये नहीं छोड़ूंगा कोई भी। तो 2 प्रोविज़न उसके बेसिक थे। जो जिला काडर के शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक और C&V बोलते हैं स्कूलों में, क्लासिकल एंड वर्नाकुलर टीचर्स, वो अब तो डिमिनिशिंग काडर है, पहले वो विधिवत काडर था, वो जिला लेवल के काडर माने जाते हैं। उनको घर से कम 20 मील दूर, और जो मास्टर कैडर के टीचर हैं या थोड़े से लेक्चरर थे उस पर 100, 150, 200 हायर सेकेंडरी स्कूल होते थे तब, तो उनको जिले से बाहर, ये तबादला नीति का सार था उसका, जिसका भारी विरोध हुआ था। इस बार जो विरोध है उसके भीतर जो असली बिंदु है, मतलब तबादला नीति के प्रोविजंस के अंदर ही मतलब मुसीबत नहीं है, मुसीबत है उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। वो उन्होंने एक प्रोविज़न 2016 में जब ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बात आई तो बहुत से टीचर बहुत खुश हुए थे, बड़ी संख्या में। उनको दूरगामी ढंग से इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये दर्ज भी नहीं था। कैप्ट पोस्ट उसी समय से शुरू हो गया था। कैप्ट पोस्ट का मतलब ये था कि इस जगह पे जिस पोस्ट को कैप्ट कर दिया, मान ले किसी विद्यालय में कह दिया कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोई भी टीचर नहीं जाएगा, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैप्ट का मतलब है ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस जगह पे वो खाली रहेगा पद। इस बिंदु को लोगों ने पकड़ा नहीं था कि इसके पीछे मंशा क्या है। इस बार क्योंकि वो बड़े पैमाने पे हो रहा है, इससे पहले वो थोड़ी थोड़ी संख्या में होता था, कुछ हजार में, इस बार बड़े पैमाने पे है और उसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से एकदम मतलब ट्रांसफ़र शुरू होने से पहले एक तस्वीर बनी थी कि बड़ी संख्या में पोस्ट 15,000 से ज़्यादा कैप्ट की जा रही हैं, प्लस 38,476 पोस्ट जो खाली थी वो सभी भी कैप्ट हैं। जो ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट थी प्लस 15,000 एक्स्ट्रा, ये पोस्ट कैप्ट रहेंगी, यानी 51, 52, 53,000 या उससे कुछ ज़्यादा पोस्ट ऐसी होंगी जिन पे कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। ये एजेंडा था। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑनलाइन लोग अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं। एक अनिश्चितता की स्थिति जो उस समय तो हम कल्पना कर सकते थे बनेगी, अब वो ट्रांसफ़र लागू हो चुके हैं और बहुत से ऐसे विद्यालय हो गए जहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक पोस्ट है वो ख़त्म हो गई, गणित की एक पोस्ट है वो ख़त्म हो गई, इतिहास का एक पद है वो ख़त्म हो गया, और 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्कूलों के लिए बड़े पैमाने पे पोस्ट खाली हो गई। कई तो स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं बचा मिडिल के लिए, 6 से 8 तक कोई टीचर नहीं बचा। आज ही ढाणी खान बहादुर है कोई फतेहाबाद का, उन्होंने जिस टीचर की ट्रांसफ़र हुई है वहाँ से, उसने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नाम एक प्रार्थना पत्र किसी ने पोस्ट कर रखा है फेसबुक पे। वो कह रहा है कि मेरी यहाँ पे बदली हो गई है यहाँ से और यहाँ कोई नहीं है, तो मुझे दूसरी जगह पे जाने के लिए यहाँ पे किसी को भेजा जाए दूसरे स्कूल से इंचार्ज बना के। स्कूल में कोई टीचर नहीं है, एक टीचर था वहाँ पे वो भी ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। मेरे को परसों ही एक शिक्षक मिली जो अंग्रेजी पढ़ाएंगी, पीजीटी इंग्लिश है, अच्छा स्कूल चलता हुआ है, काफ़ी बच्चे हैं उसमें, 500 से ज़्यादा,
और पढ़ाई का भी पिछले कई साल से अच्छा रिकॉर्ड है। वहां से टीजीटी के सभी टीचर, मास्टर काडर कहते थे पहले उसको, पहले वो 6ठी से 10वीं तक पढ़ाते थे, अब 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं, वो सभी उठा दिए गए, कोई नहीं आया वहां पे। तो अंग्रेजी की टीचर को प्रिंसिपल ने काम चलाने के लिए 10वीं कक्षा का साइंस पढ़ाने के लिए अलॉट कर दिया कि आप 10वीं कक्षा की साइंस भी पढ़ाएंगे। अब जिस व्यक्ति ने स्वयं 10वीं कक्षा तक ही, और वो भी 30 साल पहले साइंस पढ़ी है, वो पढ़ा सकते हैं क्या 10वीं को साइंस? मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके ये नई तबादला नीति बहस में आई, शिक्षकों के भीतर भी बहस में आई। मुख्यमंत्री का बयान है, आज भी पढ़ा होगा आपने, पहले भी पढ़ा होगा, आज शिक्षा मंत्री का भी वायरल हो रहा है इस पे फोन पे, कि 90% शिक्षक खुश हैं तबादला नीति से। वो खुशी की वजह ये बता रहे हैं कि लगभग 40% शिक्षक को तो फर्स्ट चॉइस का स्टेशन मिला है और कोई 22% को सेकंड चॉइस का स्टेशन मिला है। बाकी भी ऐसे हैं काफी 20% के आसपास जिनको तीसरी चॉइस का स्टेशन मिला है। तो वो खुश हैं, वो खुश इसको मानते हैं कि वो उनको चॉइस का स्टेशन मिला है। मैं जिस टीचर को अभी रेफर कर रहा था अंग्रेजी की, उनको भी सेकंड चॉइस का स्टेशन मिला हुआ है, लेकिन वो 10वीं की साइंस भी पढ़ाएंगी, वो खुश हैं। खुश हैं क्या वो इससे? एक भी वर्किंग शिक्षक, अपवाद की मैं बात नहीं कहता, करीब 90,000 लोग वर्किंग हैं, हो सकता है 2, 4, 10 या 1,500 खुश भी हों, लेकिन ज्यादातर टीचर से, जितने लोगों से मेरी बात हुई है निजी तौर पे या मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं उनके कमेंट्स वगैरह, मुझे कोई भी संतुष्ट नहीं मिला जहां तक शिक्षक का प्रश्न है। और जो बच्चों के लिए असली सवाल है तबादला नीति, थोड़ा सा मैं समझता हूं कि इसी पे जाने की जरूरत है। ये बहुत समय से डिबेट में रहा, मतलब हमारे पास जैसे विश्वविद्यालय हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो जनरली स्टाफ ट्रांसफरेबल नहीं है, वहीं पे डिपार्टमेंट में है, सारी उम्र टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है जितना उसका सेवा काल है। सरकारी क्षेत्र में काफ़ी लोग होते हैं, वो इधर उधर आना जाना उनकी ज़रूरत भी होती होगी, और प्लस सरकार भी इसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल करती है। तो बच्चों की ज़रूरत के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्या भूमिका हो सकती है? मैं समझता हूं बिंदु यही है, और इस बिंदु का सार ये है, जिसको जैसा मैं समझ रहा हूं वैसा बता रहा हूं मैं, हो सकता है दूसरा कोई साथी अलग नजरिए से देखता हो, कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग विषयों का अध्यापक उपलब्ध हो, ये इसका बेस होना चाहिए। दूसरा बेस जिस पे हम डिबेट करते रहे हैं, वो क्यों करते रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता रहा पहले भी, किसी की शिकायत पे या कभी कभी अपवाद स्वरूप, बड़े पैमाने पे नहीं, साल में 200-300 ट्रांसफर, किसी को किसी एमएलए का वोट नहीं दिया, वो नाराज है, उसका कोई नीचे समर्थक नाराज है, उसने कंप्लेंट कर दी, प्रशासनिक आधार कहते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया। इस तरह के कुछ अपवादों को छोड़ के ज्यादातर हमारा ये मानना है, और वो रहा भी है लंबे समय तक, कि अधिकतर टीचर आमतौर पे अवेलेबिलिटी अगर है पोस्ट की, तो वो अपने निवास स्थान के 10-20 किलोमीटर की परिधि में नौकरी करते रहे हैं। जब 16 में ट्रांसफर पॉलिसी आई, उसके अंदर एक बड़ा लकुना था जिसको अब दूर कर दिया गया है। वो था, पहले आपको जोन प्रेफर करने होते थे, जोन बना रखे थे, शहर का एक जोन है, शहर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर भीतर का 2 जोन है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के टाउन्स एक 3 नंबर जोन है, ब्लॉक हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे 15 किलोमीटर तक का एक चौथा जोन है, फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर का एक जोन है, ब्लॉक हेडक्वार्टर के 10 किलोमीटर का एक जोन है, और लास्ट जोन ऐसा था जो किसी भी कैटेगरी में इसमें नहीं आता था। तो पहले ये अनिवार्यता थी कि आपको जोन चॉइस करना है। तो जिन्होंने उस टाइम पे जोन चॉइस कर लिया 3, ऐसी दुर्घटना बता रहा हूं जिससे क्या हुआ कि वो ब्लॉक हेडक्वार्टर के लोग हैं,
जोन 3 चॉइस कर लिया, ब्लॉक हेडक्वार्टर का कस्बा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जींद जिले में रहता हूँ मैं। पीलू खेड़ा हमारा बहुत ही अच्छा स्कूल, पिछले 30-35 साल से रिकॉर्ड है उसका, लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का। उस स्कूल के जो भी टीचर 5 साल से ज्यादा सेवा वाले थे, जिनके लिए इस ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होना कंपलसरी है, वो सारे के सारे उठ गए। और गए कहाँ? कोई नरवाना में, कोई उचाना में, कोई जुलाना में, एक आध जो अपने आप को बढ़िया मान सकता, चलो अच्छा वह जींद या जुलाना सफीदों उसको मिल गया। और वहां पे जो आए वो भी कोई नरवाना से आया, कोई और दूर से आया। 40-50 किलोमीटर रोज एक तरफ का सफर करके कितना न्याय आप कर सकते हैं अपने काम के साथ? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। और बहुत अच्छा चलते हुए ऐसे कई स्कूल पूरे राज्य में ब्लॉक हेडक्वार्टर के, तब 2016 की बता रहा हूं मैं, खराब हो गई। खैर वो अनुभव के आधार पे अध्यापकों ने भी ये रिप्रेजेंट किया कि ये ठीक नहीं है। इस बार की पॉलिसी में पहली बार 6 साल बाद, इस बार जोन की शर्त नहीं थी कि आपको पहले एक जोन कोई भी पकड़ लिया आपने, सारे स्टेशन आप उसी जोन के लोगे, उसके बाद आप दूसरे जोन में जाओगे। इस बार ये था कि स्कूल को इकाई मान लिया गया, तो थोड़ा सा एक तरह से रिलैक्स तो हुए लोग। लेकिन इसका नतीजा अभी भी क्या है कि आपकी 50,000 पोस्ट ऐसी हैं जो कैप्ट हैं, जिन पे ट्रांसफर नहीं होना है, और लोग अपनी चॉइस के हिसाब से भर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो स्टेशन सुविधाजनक माने गए वहां पे तो सभी पद भर गए, जो थोड़े दूर दराज के माने गए वहां पे बड़े पैमाने पे खाली रह गए, और दोबारा एक अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। जो बिंदु मैं कहना चाहता था वो ये कि ट्रांसफर पॉलिसी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका प्रोविजन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या भाई व्यक्तिगत मेर तेर नहीं होगी, सिस्टम से होगा, आपके जितने पॉइंट्स बनेंगे, जो वरीयता क्रम बनाया गया है उसके हिसाब से होगा। असली प्रॉब्लम ये है कि जब तक पर्याप्त संख्या में सभी स्वीकृत पदों पे काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो पढ़ाई तो खराब होगी ही होगी। आप उसको ट्रांसफर पॉलिसी के सिर लगा दीजिए, किसी और सिस्टम के सिर लगा दीजिए, लेकिन पढ़ाई खराब होगी अगर टीचर्स नहीं होंगे तो। मैं इसको रेफर करना चाहता था पीछे से थोड़ा। मुझे अभी बताया गया कि फोकस करूं मैं वर्तमान प्रोविजंस पे ही। मैंने आग्रह किया था कि थोड़ा पीछे रेफर किए बिना शायद वर्तमान प्रोविजन को भी समझना आसान नहीं होगा। पहले भी रेगुलर भर्ती की दृष्टि से पद खाली रहते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, शुरुआत में हरियाणा बनने के दौर में या उससे भी पहले, तो रेगुलर भर्ती तो सरकार करती थी, लेकिन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को ये राइट था कि वो खाली पदों के अगेंस्ट अस्थाई भर्ती कर सकते थे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मांगते थे। और जब भी ये हो गया भी ट्रांसफर हो चुके, यहाँ कोई टीचर नहीं आएगा, तो हेड अपनी रिक्वायरमेंट पदों की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लिख देते, इंटरव्यू की डेट रख देते और जो भी सुटेबल पर्सन मिलता उसको एंगेज कर लेते। उस टाइम पे अस्थाई शिक्षक का वेतन भी रेगुलर शिक्षक के बराबर ही था। केवल उनको अगर शहर में होते तो, गांव में तो तब एचआरए किसी को भी नहीं मिलता था, शहर में होते तो उनको केवल एचआरए नहीं मिलता था, बेसिक पे डीए जो बाकी टीचर्स को मिलता था वो उनको भी मिलता था, वो भर्ती कर लेते थे। एक्सपीरियंस के आधार पे उनको 2 साल के आधार पे बार बार सेवाएं नियमित भी होती रही थी। तब ये संकट खड़ा नहीं होता था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स का। अब संकट खड़ा इसलिए हो जाता है कि जहां भी पोस्ट खाली रहेंगी उन पे भर्ती नहीं होने वाली है, वो वर्षों वर्षों तक खाली रहने वाली हैं लगातार। ये इस पॉलिसी के भीतर नहीं इसको समझ सकते आप, इस पॉलिसी के बियॉन्ड इसको समझना पड़ेगा। ये एक बिंदु है जो इसमें मैं समझता हूं ध्यान करने का है। बहुत से लोगों ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को ट्रांसफर ड्राइव नहीं, स्कूल क्लोजर ड्राइव कहा। क्यों कहा? सरकार ने पहले योजना बना चुके हैं, वो नई एजुकेशन पॉलिसी में वो शामिल है। कम स्ट्रेंथ के स्कूल नहीं रहेंगे। एक गांव में एक से ज्यादा स्कूल हैं एक स्टैंडर्ड के, तो एक ही रहेगा उनमें से।
जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरा गांव सामण है मैम के पास, वहाँ 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। अगले 2 साल तक वहाँ पे केवल एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल भी उसी का हिस्सा होंगे। बड़े बड़े गांव रोहतक जिले में तो बहुत मिल जाएंगे आपको, जिनमें 5-5, 6-6, 4, 3 स्कूल मिल जाएंगे। कोई भी अलग से लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे वो नहीं रहेंगे। मिडिल स्कूल इस साल बंद कर दिए गए हैं। वो एक स्कूल बनाने में सीधे 14,503 स्कूल में से 4,801 स्कूल इस साल मर्ज कर दिए गए। सरकार उसको बार बार ये तर्क देती है कि हमने बंद नहीं किए, हमने मर्ज किए हैं। विद इन विलेज मर्ज का कंसेप्ट कुछ हद तक समझ भी आ सकता है, हालांकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा दूर भी पड़ सकता है बड़े गांव में। लेकिन अगर आपने दूसरे गांव के स्कूल में किसी स्कूल को मर्ज किया है तो वो तो क्लोजर है, स्पष्ट तौर पे क्लोजर है। बड़ी संख्या में डॉक्टर साहब बेहतरीन ढंग से जानते हैं, हमारी आबादी ऐसी है जिसकी बहुत कम गुजारे के साधन उनके पास हैं। मजदूर करता है, कोई छोटा मोटा किसान है, कोई दुकानदार है, कोई दिहाड़ी करता है। वो सुबह अपनी दिहाड़ी पे जाएगा या पड़ोस के गांव में बच्चे को छोड़ने जाएगा, और दोपहर को कौन लेके आएगा उस बच्चे को वहां से। इसलिए बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि ये स्कूल क्लोजर ड्राइव है। 1 किलोमीटर के भीतर एक ही प्राइमरी स्कूल रहेगा, बहुत अटपटा नहीं लगता किसी को भी। 3 किलोमीटर के भीतर एक मिडिल स्कूल रहेगा, और हाई स्कूल 3-4 साल में सब बंद हो जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहेंगे, 5 किलोमीटर की रेडियस में एक स्कूल होगा, और उसमें कम से कम 500 बच्चे होने चाहिए। 500 से कम बच्चे होंगे तो भी वो स्कूल बंद होगा। ये इस ट्रांसफर पॉलिसी के पीछे की एक बैकग्राउंड है, जिसको समझने की मैं समझता हूं जरूरत है। बाकी जो चीजें इसके पीछे बहस में आ सकती थी, ट्रांसफर का समय क्या हो सकता है, अमन जी ज्यादा बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। ये मधु भी आ गई है, ये भी अभी वर्किंग है। 2-2.5 महीने कम से कम लगते हैं जब टीचर्स के भीतर एक ही डिस्कशन रहता है, ट्रांसफर ड्राइव। पढ़ाई वढ़ाई किताब ये वो सब बंद हो जाता है। 16 से मैं लगातार देख रहा हूं। पहले जब ट्रांसफर होते थे, कभी पॉलिसी के तहत भी हुए, कभी बिना पॉलिसी भी हुए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के आधार पे एक तरफा कर दिए, कभी एप्लीकेशंस मांगी गई। लेकिन आमतौर पे मैं 80 में के शुरू में टीचर लगा था और 2014 में रिटायर हुआ। 6-7 हज़ार एनुअली मुश्किल से ट्रांसफर होते। अब बड़ा सेगमेंट लगभग 41,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर्स का, उनके ट्रांसफ़र 16 के बाद हुए नहीं है। उसको बाहर निकाल के भी 30,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। इतने लोगों को ट्रांसफ़र ड्राइव में कंपल्सरीली पार्टिसिपेट करवाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह पूरी स्थिति को बदल देता है और वहां पे डिबेट को ही बदल देता है। इस प्रक्रिया का कोई और रूप ढूंढा जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, किया है अलग अलग स्टेजेस पे, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि सरकार का उद्देश्य कुछ और है, वो इस तरह की तर्कों को सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं समय के बारे में कह रहा था, अगर ये ऑफिशियल प्रक्रिया 15 फरवरी को शुरू की जाए, जो कार्रवाई करनी है, क्या पोस्ट कहाँ क्या होगा, किसको बदली करनी है, कहाँ पे स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो गई है, कहाँ पे कम रह गई है, कहाँ से पोस्ट शिफ्ट होंगी, ये काम फरवरी में शुरू करके मार्च में अप्लाई करवा लें। 21 मार्च तक ट्रांसफ़र की फाइनल लिस्टें डाल दें और सबके लिए कंपलसरी हो कि 1 अप्रैल को वो नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे, नए शिक्षा सत्र में। ये मैनेज हो सकता है, इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं होता, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब तक के जितने ड्राइव हैं, हालांकि जो 2016 में पॉलिसी ड्राफ्ट की थी, बेसिक पॉलिसी तो वही है, इस साल जो पॉलिसी है वो उसमें अमेंडमेंट्स हैं। बेसिक पॉलिसी 2016 में की थी, उसमें ये काम उन्होंने अप्रैल में टेकअप करने के लिए लिखा था। उस टाइम पे भी हमने कहा था कि इसको अप्रैल की बजाय आप फरवरी में शुरू करो, मार्च एंड तक कंप्लीट कर दो, और पुराने स्कूल के परिणाम जारी करने के बाद टीचर नए स्कूल में नए सेशन में चले जाएं।
पूरे साल टीचर अवेलेबल रहे, स्टूडेंट्स को भी पता रहे हमारे इस विषय के ये शिक्षक है यहाँ पे, ये व्यवस्था हो सकती है। एक डिबेट छिड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर। इस डिबेट का ये अध्यापकों ने वेलकम किया था। कारण उसका क्या था? कारण ये था कि शहरों के आसपास, खासकर जिला हेडक्वार्टर के आसपास कुछ लोग चिन्हित थे हर जिले में, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, जो पढ़ाने की बजाय नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो जो भी सरकार आती अपने एमएलए से मिले जुले अपनी बदली वहां करवा लेते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अति कुशल हैं, अब उनके लिए मैं क्या टिप्पणी करूं, कई बार उनकी जरूरत होती है। हमने बहुत स्ट्रगल करके 1997 में एक अंतर जिला तबादला नीति बनवाई भी। बहुत सी लड़कियां सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में पहली नियुक्ति जहां भी मिली वहां लग गई। वो उनकी शादी हो गई, उनके परिवार कहीं और सेटल्ड हैं। इन सब को मौका दिया जाए, एक बार ये अपने परिवार के पास चली जाएं। तो उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर में सरकार ने विडो की प्रेफरेंस ऑर्डर को, एकल जो महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं या विडो हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो आपको यहाँ पे भी दर्जनों एग्जाम्पल मिल सकते हैं रोहतक में बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो नाम भी जानता हूँ, जिन्होंने कोर्ट से डिवोर्स लिए, फिर डिवोर्स के आधार पे अप्लाई किया। और उस टाइम पे मैंने अध्यापक समाज पत्रिका में लिखा था, संपादकीय, कि घर आने के लिए, पति पत्नी के पास रहने के लिए तलाक लेना पड़ता है महिलाओं को। मतलब उस तबादला नीति के भीतर का एक पेच है ये भी। तो ऐसे लोगों को भी, मतलब दूसरे लोग जिनका तबादला नहीं हो सकता, वो ईर्ष्या की दृष्टि से देखते ही हैं, भाई इनको तो मौका मिल गया, इन्होंने तो छल कपट से ले लिया, हम रह गए। ऑनलाइन होगा तो ये सब टंटा मिटेगा, ना सिफारिश काम आएगी ना और कुछ काम आएगा। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन से सिफारिश बंद नहीं हुई। ट्रांसफर ड्राइव के बाद भी सैकड़ों इंडिविजुअल ऑर्डर आपको ट्रांसफर के मिल जाएंगे, व्यक्तियों के ऑर्डर। जो खाली जगह बच गई, एमएलए मंत्री उन पे अब 1 लाख तक का रेट है बदली करने का टीचर की, अभी भी होता है ये, लेकिन उस टाइम पे ट्रांसफर के दौरान ही होता था। ये कैप्ट को खोल देते हैं और जो भी जगह सूटेबल बची वहां पे अपने आदमियों को लगा देते हैं। शुरू में तो कैप्ट को बहुत से लोगों ने बस इतना ही अर्थ समझा था, ये कैप्ट जो है ना अपने लोगों के लिए है, एक बार ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट हो जाए बाद में महीने 2 महीने में अपने लोगों को एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह उसको देखा गया था। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रॉब्लम नहीं है ये तो करने वालों की मंशा क्या है उस पे ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन से कुछ काम आसान हो सकता था, अभी आपने डाटा फीड कर दिया, उस डाटा के आधार पे जो भी सॉफ्टवेयर है उसने वर्कआउट करके अपनी रिजल्ट निकाल दिया, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन मशीन तो मशीन ही है ना, वो लोकल एक एक प्रॉब्लम को तो नहीं देख सकती है ना, किस स्कूल में किस टाइप की ज़्यादा ज़रूरत है उसको वो एड्रेस नहीं कर सकती। जब हम शुरुआती दौर में शिक्षक लगे 80s में, तब क्या रिवाज था? तब ये रिवाज था कि पहले ब्लॉक लेवल की लिस्टें बनाई जाती थी, जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल पे काम मैनुअली होता था। पहले ब्लॉक लेवल में जो टीचर शिफ्ट करना चाहते हैं, 5 साल की पाबंदी तब भी थी, 3 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते थे, 5 साल वाले को कोई भी उठा सकता था। 5 साल वाले की जगह वो ये नहीं कह सकता था कि मुझे यहाँ रहना है, 5 साल वाले से कम को नहीं उठा सकता था, 5 साल वाले को उठा सकता था, लेकिन 3 साल से ज्यादा वाला कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन प्रशासन का रोल तब ये था, डायरेक्शन उनको ये थी कि पहले ब्लॉक लेवल पे देखो, किसी टीचर को 50 किलोमीटर भेजने की बजाय अगर उसको उठना ही जरूरी है तो वो इस स्कूल को छोड़ के 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपने आसपास के दूसरे स्कूल में चला जाए। फिर जिले के भीतर ये प्रक्रिया चलती थी और बहुत थोड़े तबादले अंतर जिला होते थे, दूसरे जिले में जाने वाले बहुत कम लोग होते थे अलग अलग पारिवारिक कारणों से। अब ये सीमा सब बुरी तरह से टूट गई है। अब गेस्ट टीचर्स का ट्रांसफर ड्राइव चला हुआ है और खबर ये आ रही है, फोन से पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकता, कि किसी विषय का डाल रखा था कि ट्रांसफर चाहने वाले, अप्लाई करने वाले 290 हैं और पोस्ट 119 खुल रही हैं। 290 लोगों के लिए 119 पोस्ट खुल रही हैं, वो बाकी कहाँ जाएंगे? और वो पोस्ट भी क्योंकि बहुत सी कैप्ट कर ली, बची हुई खाली पोस्ट भी कैप्ट कर ली, तो वो दूर दूर हैं,
दूर दूर के इलाकों में खुल रही हैं। हमने एक बात रखी थी उस टाइम पे भी, 16 में भी, मैं तो यूनियन में खैर तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, लेकिन अब भी अध्यापक संघ ने रखी है, लगातार रख रहे हैं कि जब गेस्ट टीचर्स को 58 साल की उम्र तक सेवा करने का अधिकार मिल गया है, वो किसी भी तरह से सैलरी को छोड़ दो, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज को छोड़ दो, लेकिन बतौर टीचर वो 58 ईयर्स तक रहेंगे डिपार्टमेंट में। ट्रांसफर में कोई इंक्रीमेंट, सीनियरिटी, इसका भी कोई चक्कर नहीं है। तो मेन ट्रांसफर ड्राइव का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते गेस्ट टीचर? उसके लिए अलग ड्राइव चलाने की क्या जरूरत है? उनके पदों को खाली मानने की क्या जरूरत है? एक ही साथ एक ही पॉलिसी में आपके पास 90,000 टोटल टीचर हैं, जिनमें से करीब 12,500 के करीब गेस्ट हैं। आप उनको मिला के ड्राइव क्यों नहीं चला सकते? टाइम भी बचेगा और इस स्तर पर कोई भेदभाव करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन ये अभी चला हुआ है। एक बात जिसको अभी भी उठाते हैं तो नेतागण जवाब उसी टोन में देते हैं, मतलब लफाजी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं खुर्शीद अहमद, एक बार बहुत पहले भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री होते थे, उनकी बात को रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि अध्यापक संघ शुरू से ही इस बात के लिए उठाता रहा कि आप तबादले में ये जो मंत्री का नोट बनवाते हैं ना लोग, मेरे ख्याल में इससे तो सभी साथी जिनके परिवारों में टीचर हैं परिचित होंगे। तबादलों के टाइम पे 16 से पहले मंत्रियों के नोट लिखवाते थे, दूसरे डिपार्टमेंट में अब भी चलते हैं। नोट टू बी ट्रांसफर्ड का भी लिखवाते थे और डिजायर्ड स्टेशंस को लेने का भी लिखवाते थे। तो हमने कहा खुर्शीद अहमद से, सर ये राजनीतिक हस्तक्षेप गलत है, तबादलों में ये नहीं होना चाहिए। तो उनका जवाब क्या था? ऐसा किसी ने नहीं दिया आज तक। हमने बहुत से दर्जनों शिक्षा मंत्री मिले होंगे यूनियन में काम करते हुए, उसने एक जवाब दिया, भाई हम बाबा जी थोड़े हैं, तबादलों में हस्तक्षेप तो हम जरूर करेंगे, इसी के सारे तो हमारे आदमी खुश होते हैं या हम अपने विरोधियों को सबक सिखाते हैं, इसको तो आप छोड़ो। उसका जो जवाब था उससे हम सहमत नहीं थे। लेकिन आपके पास कोई लिस्ट हो, भाई ये जेन्युइन ट्रांसफर्स हैं, 1 की, 2 की, 10 की, 200 की, 500 की, मुझे दे दो, मैं वो ट्रांसफर करवा दूंगा, लेकिन ये हस्तक्षेप तो हम करेंगे। ये अध्यापकों में एक बहस का विषय रहा है पहले भी। अब इस विषय पे ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान बहस नहीं छिड़ती, लेकिन जब इंडिविजुअल ऑर्डर आते हैं तब आप देखेंगे इस तरह की कोई भी ऑर्डर की कॉपी डाल देता है फोन, फेसबुक वगैरह पे, तो उस पर सैकड़ों, कई 100 कमेंट्स आते हैं लोगों के नाराजगी के, क्या अभी भी दुकानदारी चली हुई है। ये एक परिस्थिति है जिसका समाधान अभी नहीं हुआ है। दूसरा, इस ट्रांसफर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जो 2 चीजें जिन पे बहस हो सकती है, जिन पे चर्चा हो सकती है, हालांकि ये मैं समझता हूं कि शायद यहाँ का विषय ना भी हो, टीचर्स के भीतर का विषय हो। एक तो है ट्रांसफर में किसको वेटेज दी जाए, किसको वेटेज, एक्स्ट्रा वेटेज। अब जो मेनली प्रोविजन है वो प्रोविजन ये है कि बेसिक अंक हैं एज के 58 मार्क्स, जिसकी जितनी उम्र है उसके उतने ही अंक, कंप्लीटेड ईयर्स, उसके उतने अंक जुड़ते हैं। 80 नंबर की स्केल है। फिर उसके बाद कोई महिला है तो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो महिला कपल केस भी है, उसके पति भी सरकारी सेवा में है तो उसको 5 नंबर और मिलते हैं। कोई महिला विडो है, तलाकशुदा है, 40 साल की बड़ी उम्र की है लेकिन उसने शादी नहीं की, उनको 10 नंबर और मिलते हैं। कोई पुरुष है, वो तलाकशुदा है या विधुर है और उसका 1 या 1 से ज़्यादा माइनर चिल्ड्रन है या उसकी अविवाहित बेटी है तो उसको 5 नंबर मिलते हैं। कोई कैंसर का मरीज है और किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके पास पीजीआई रोहतक का या कल्पना चावला का या अग्रोवा मेडिकल कॉलेज का या पीजीआई चंडीगढ़ का या एम्स का सर्टिफिकेट है, उनको 20 नंबर मिलते हैं। कोई विकलांग है, उसको 20 नंबर मिलते हैं। किसी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो उसके लिए 1 नंबर से 5 नंबर तक वेटेज है। ऐसा क्राइटेरिया इसका बना रखा है। ये टीचर्स के भीतर डिबेटेबल है। अभी इस पे बहुत से लोग सवाल खड़े करते हैं। हम मोटे तौर पे प्राथमिकताओं की आवाज उठाते रहे हैं। इसमें एतराज बहुत से लोगों का ये है कि एज को अकेले पैमाना बांधने की बजाय लेंथ ऑफ सर्विस को भी ऐड करना चाहिए कहीं इसमें। इसकी ये 80 से 100 नंबर का हो सकता है क्राइटेरिया, और कुछ हो सकता है, ये होना चाहिए।
पुरुष अध्यापक बहुत से अपने आप को इस पॉलिसी का विक्टिम भी मानते हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से ये लेंथ ऑफ सर्विस को वेटेज देने का समर्थन करते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस की इसमें गुंजाइश है। इस पे कोई कंक्लूडेड रिमार्क्स करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। एक बिंदु ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर बड़ा बिंदु ये होता है, एक बिंदु होता है फिर रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन के सवाल पे नाम तो रैशनलाइजेशन सिंपली इसलिए आया था कि साल के दौरान में कुछ संस्थाओं में एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, कुछ में एडमिशन्स घट जाते हैं। ये आमतौर पे 30 सितंबर की हर साल स्टेटमेंट देखी जाती है। 30 सितंबर की स्टेटमेंट स्कूलों की देखते हैं, अगले ट्रांसफर पिछले साल की 30 सितंबर की छात्र संख्या के आधार पे पोस्टें कहीं से जहां छात्र बढ़ गए वहां पे नई पोस्टें दी जाती हैं, जहां पे छात्र कम हो गए वहां से पोस्टें उठा के दूसरे स्कूल में जहां बढ़ गए वहां पे दी जाती हैं। बेसिक तो इसका यही था। यहाँ तक पे मेरे ख्याल में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। ये हम हिंदी में तो इसको वैज्ञानिकरण ही कहते थे पदों का, कोई युक्तिकरण कहता था, कोई वैज्ञानिकरण कहता था, रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट। इसका एक संबंध है वर्कलोड से, मतलब किस पद के लिए कितना वर्कलोड डिफाइंड है। कोई टीचर कितना काम एक पर वीक कितना काम करेगा, उसको कितने पीरियड अलॉट होंगे, उसके अंदर सरकार अब चेंजेस कर रही है। इसके अंदर एक दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द क्लास, कितने बच्चे होंगे एक सेक्शन के अंदर। राइट टू एजुकेशन में 8वीं तक के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए थे कानून, उनको हरियाणा सरकार फॉलो नहीं कर रही है। हालांकि हरियाणा में 1ली से 5वीं तक अलग कारणों से, राजनीतिक कारण भी आप उसको कह लें, या वही पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे थे उनको रिटेन करना था, तो एक दौर में इस रेशो को इवन राइट टू एजुकेशन से कम भी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस रैशनलाइजेशन के नाम पे जो ये स्कूलों को मर्जर का प्लान है उसका, भाई एक गांव में एक से ज़्यादा संस्थाएं नहीं, 1 किलोमीटर के भीतर एक ही प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर के भीतर एक मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर के भीतर विद 500 स्ट्रेंथ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरीके से वो कुछ पदों को रैशनलाइज कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि स्कूल में अगर साइंस मास्टर है तो मैथ वही पढ़ा सकता है, उसके लिए अलग मैथ मास्टर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे बहुत से साइंस मास्टर ऐसे हैं जो मेडिकल साइड से हैं, जिन्होंने मैथ 10वीं तक, या अब नए प्रोविजन में कहोगे तो प्लस 2 तक पढ़ा होगा। प्लस 2 में भी ज़रूरी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल वहीं पे अलग हो जाता है। तो उन मैथ और साइंस का इकट्ठा वर्कलोड काउंट करते हैं, उससे पोस्ट कम हो जाती हैं। इसी तरीके से हिंदी और संस्कृत का वर्कलोड भी इकट्ठा काउंट करते हैं। अंग्रेजी और सोशल स्टडीज का वर्कलोड भी इकट्ठे काउंट करते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड्स को भी वो बीच बीच में चेंज करते हैं। ये एक बड़ा विषय है आज की तारीख में जो डिबेटेबल है। हर विषय का अलग शिक्षक होना चाहिए, इस सिद्धांत को सरकार स्वीकार अब नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने जब ये ट्रांसफर ड्राइवर को लागू होने से पहले विवाद खड़ा हुआ तो आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा ये कि एक शिक्षक 4 विषय पढ़ा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। मैं समझता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा तो नहीं है कि उसने अचानक कहा, या भाई टाइमली एक सिचुएशन को हैंडल करना था, भाई हमारे पास इतने टीचर नहीं है, एकदम लग नहीं सकते। लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, और कोई अस्थायी बंदोबस्त आवश्यक हो तो वो भी किया जा सकता था। और आज के दौर में अगर आपको मेरिट पे भर्ती करनी है तो मैं ये समझता हूं कि अब सिस्टम आपके पास, टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप 15 दिन में नई नियुक्तियां भी कर सकते हो अप्लाई करवा के। कितने काम ऑनलाइन, कितने टेस्ट सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, आज टेस्ट हो रहा है, तीसरे दिन उसका रिजल्ट आउट हो जाता है। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको मेरिट पे भर्ती करनी है या इवन किसी टेस्ट पे बेस करके भी करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो इसको एड्रेस नहीं कर रही। वो चल रहे हैं जो नई शिक्षा नीति के भीतर डिजाइन है। वो हायर एजुकेशन में भी अभी आना था, अब रुक गया। कल खबर आई कि वो रोक दिया है ट्रांसफर ड्राइव। वहां पे 30% पोस्ट कैप्ट करने का आइडिया था उनका, 30% पोस्ट कैप्ट करनी है वहां पे, ये आइडिया था। क्योंकि हायर एजुकेशन में भी मेरे ख्याल में सरकारी कॉलेजों में आधा स्टाफ ही रेगुलर होगा मुश्किल से,
कुछ वहाँ पे एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। अब वहाँ पर भी एक कैप्ट का चक्कर चलेगा तो वहाँ भी यही चलना था, लेकिन वो मेरे ख्याल में यूनियन का कोई डेलीगेशन मिला, उसके बाद सरकार ने फर्दर डिस्कशन के लिए उसको एक बार रोक दिया है। ये खबर कल थी अखबार में। मैं जो बात इस बिंदु पे कहना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट नई शिक्षा नीति कह लो, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो न्यू लिबरलिज्म में जो कॉन्सेप्ट है कि आपका लागत खर्च घटना चाहिए, उसको प्राइवेट सेक्टर के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है ये, जिसमें अभी अग्निवीर की बात कर रहे थे आप, हरियाणा में रोजगार कौशल निगम है, सब तरह की भर्तियां, चौथे दर्जे के कर्मचारी से लेके क्लास 1 तक, प्रोफेसर्स तक, सब जगह पे वो कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल, लो पेड जॉब और फिक्स टर्म और मल्टीटास्किंग, एक आदमी से कई तरह के काम लो, ये एक तरह का कंसेप्ट वो एक तरह से सैद्धांतिक तौर पे स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को मैं यहाँ से एड्रेस कर रहा हूँ कि वो ऐसा देख रहे हैं कि काम सा चलाना है, धीरे धीरे इसको बंद तो होना ही है। गुजरात के, मध्य प्रदेश के डिटेल स्टडी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से इधर उधर बात होती रहती है। हमारी ऑल इंडिया की भी फेडरेशन है टीचर्स की, स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये तरीका उन्होंने लंबे समय तक लागू करते रहे और वहाँ पे अब रेगुलर टीचर मेरे ख्याल में गुजरात में तो 10,000 भी नहीं है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। और मध्य प्रदेश में 11-12 हज़ार बचे हुए हैं, सबकी फिक्स्ड सैलरी है, 15,000 से ज़्यादा नहीं है किसी भी कैटेगरी की सैलरी। तो मेरे ख्याल में उसी मॉडल को धीरे धीरे ये जो तजर्बा वो कर चुके हैं बाहर, शायद उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई नहीं है, और इसीलिए मैं कई बार रेफर करता हूँ कि जैसे पिछले दिनों सरकार ने 5 साल पहले जो सरकारी डाइट्स हैं, मैं वहीं पढ़ाता रहा हूँ 12 साल डाइट इक्कस में, वहाँ पे डीएड के एडमिशन बंद कर दिए। प्राइवेट संस्थाओं में अभी भी चल रहे हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन प्राइमरी टीचर्स के, लेकिन वहाँ पे बंद कर दिए, वहाँ कोई एडमिशन नहीं है। स्टाफ था वहाँ पे, पूरी फैकल्टी थी, अब 2-4 लोग रखे हुए हैं जो थोड़ा बहुत इन सर्विस ट्रेनिंग या सर्वे वगैरह के लिए। इसी तरीके से पिछले अब जब एडमिशन हुए थे इस साल अप्रैल में, तो वो कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आई या HRMS पे क्या आई, अमन जी बता सकते हैं, ये वहाँ जुड़े हुए हैं, या मधु बता सकती हैं। 1200 स्कूल प्राइमरी ऐसे हो गए जिनमें पहली क्लास का एक भी एडमिशन नहीं हो पाया। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ PPP की प्रॉब्लम थी, परिवार पहचान पत्र जिसका नहीं है उसका दाखिला नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने बिना कागज़ देके एक बार एडमिशन कर लिए और अपने ढंग से उनको अपडेट करवा लिया, उनकी कोई निगरानी भी उस तरह नहीं है। तो बड़ी संख्या में दाखिलों से वर्जित हो गए। मॉडल संस्कृति स्कूल नाम दे दिया कुछ स्कूलों को, जिनमें कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, उनके अंदर ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस इम्पोज कर दी, जो राइट टू एजुकेशन की वायलेशन तो है। साथ ही बहुत से गरीब आदमी जो पे नहीं कर सकते, उनको अभी एक्सक्लूजन है, वो उनको बाहर निकालना है। उसके साथ ही उसके विकल्प के तौर पे एक चिराग नाम से नई योजना बना दी। वो पहले 134 से डिबेट में रहता था, वो हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम है 2003 का, जिसके अंदर फ्री शिक्षा देने का प्रोविजन था। जब बाद में विवाद खड़ा हुआ, प्राइवेट स्कूलों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब उनको कह दिया हम फीस देंगे। फीस दी नहीं गई, थोड़े बहुत एडमिशन लड़ झगड़ के होते भी रहे, फीस दी नहीं गई। अब सरकार ने वो स्कीम विड्रॉ कर ली और एक नई स्कीम चिराग डाल दी कि कोई बच्चा 2री से 12वीं क्लास तक का सरकारी स्कूल से SLC लेके, शर्त है उसमें ये, कोई भी बच्चा नहीं, सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसकी फीस हम 700, 900 और 1100, 8वीं तक 700 है, 9वीं 10वीं की 900 है, 11वीं 12वीं की शायद 9वीं से 12वीं 1100 है, और प्राइमरी में 700 और 6ठी से 8वीं 900 रुपये हम देंगे पर मंथ। ये पूरा प्रोविजन जब हम देखते हैं तो लगता यह है कि यहाँ पे छात्र संख्या घट जाए, छात्र संख्या यहाँ नहीं रहे, और धीरे धीरे इन स्कूलों को एक तरह से बर्बर जर्जर इमारत की तरह गिरने दिया जाए। जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको जर्जर इमारत की तरह में बदल दिया जाए और ये अपने आप ढह जाए। मंशा, मैं आशंका ऐसी प्रकट करता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इसको अलग ढंग से देखते हों, इसके विस्तार के दूसरे आयाम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आयाम कह रहा हूँ वो दूसरे आयाम के बाद भी कमज़ोर नहीं
मतलब ये तर्कहीन नहीं हो जाता। वो ये देख सकते हैं कि भाई ये विनाश तो टीचर्स ने किया है, ऐसा कहने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी है, और उसको भी अनएड्रेस नहीं छोड़ सकते आप कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जानी है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं चाहती है। कई साल पहले एक बार भास्कर ने सर्वे किया था पानीपत जिले में, उसने कोई 50 स्कूलों के टीचर्स का सर्वे करके ये बताया था कि 200 वर्किंग डेज में से वो स्कूल नॉन टीचिंग कामों की वजह से केवल 118 दिन टीचिंग हुई वहाँ पे। 200 का स्टैंडर्ड माना जाता है, 180 से 200 दिन का सरकारी स्कूलों में वर्किंग डेज का, टीचिंग डेज का, उनमें से केवल 118 दिन क्लास लगी। 100 दिन टीचर्स को ऑन एंड एवरेज किसी और काम पे एंगेज रखा गया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब सारी चीज को अलग अलग ढंग से नहीं देख सकते, लेकिन ट्रांसफर के जरिए यह अभिव्यक्त हुआ है। और कैप्ट पोस्ट को एक तरह से टूल किट, ये ही प्रयोग करते हैं शब्द को, मैं समझता हूँ टूल किट की तरह प्रयोग किया गया। या मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि ये जो आजकल प्रचलित है बुलडोजर संस्कृति है, धक्के से लोगों को बाहर निकालना है, स्कूलों को बंद करना है, उस तरीके से किया गया। और यहाँ पे एक ऐसा मंच है प्रबुद्ध लोगों का जो इस बहस को ज़्यादा सार्थक ढंग से, ज़्यादा ऑथेंटिक तथ्यों के साथ आगे बढ़ा सकता है। इस नज़र से ही मैंने ये आपका यहाँ पे आने का निमंत्रण स्वीकार किया था, वरना मुझे लगता था कि ये बड़ी जगह है जहाँ पे शायद मैं नहीं अपनी बात कह पाऊँ। फिर भी मैं पॉजिटिवली 2-3 बातें सुझाव के तौर पे कहना चाहता हूँ। एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये वेटेज, रैशनलाइजेशन, वर्कलोड, ये एरिया प्लस मैकेनिज्म, टाइम वगैरह, तमाम जितने भी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार, शिक्षा विभाग का प्रशासन, उनको बुलाए, रीड्राफ्ट करे इसकी, ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर्मली बने। दूसरा, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, ये बेसिक शर्त है उसकी। तीसरा, विकेंद्रीकरण हो, पहले ब्लॉक लेवल के पद भरो, फिर जिला लेवल के, फिर थोड़े बहुत बचे वो अंतर जिला लेवल के, सभी को कंपलसरी ड्राइव का हिस्सा बनाओ। जिसको उठना नहीं है, जिसकी जगह कोई आने वाला भी नहीं है। कितने टीचर ऐसे थे पहले जो 20-20, 25-25 साल, और कई तो रिटायर ही उसी स्कूल से हो जाते थे। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखा जाए विकेंद्रीकरण करते हुए कि जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी जगह कोई आने का इच्छुक नहीं है, उनको ड्राइव में कंपलसरी पार्टिसिपेट कराना ठीक नहीं है। और ट्रांसफ़र सत्र के शुरू में हो और राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। ये 5-4 मतलब सार रूप में मैं कहा, मैं डिटेल में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी अध्यापक संघ ने 1997 में हाई कोर्ट के दखलंदाजी से भी हमने बनवाई थी। हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई, उसमें हमने ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर पॉलिसी दी, डिपार्टमेंट ने भी कंटेस्ट किया और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने जो पॉलिसी हमने दी थी उसको अडॉप्ट किया कि ये सही है, इसको लागू करो। वो 2-4 साल लागू की, फिर उसको विड्रा कर लिया। इन सुझावों के साथ मेरी बात किसी साथी को असहमति हो सकती है, वो अपनी असहमति रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं सभी सवालों के जवाब जरूर दे पाऊंगा या सक्षम होऊंगा, लेकिन एक तरह का विमर्श खोलने के लिए मैंने इतनी बात रखी है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।